होती क्या है, यानी कि आपके पास यानी कि जो स्टूडेंट है उसको बहुत सारी लर्निंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो उन सभी लर्निंग प्रॉब्लम्स को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है लर्निंग डिसएबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर। यानी कि अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है या किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अभी हम सभी को डिफाइन आगे जाके करेंगे, लेकिन हमने सभी का एक नाम दे दिया है जिसको अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं, जिसको कहते हैं लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी। A learning disability is not a problem with intelligence or motivation, and kids with learning disability are not lazy or dumb. देखिए, अगर किसी में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम है, उसकी मोटिवेशन में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो इसमें बच्चे जो है वो कभी भी लेज़ी नहीं होते, कभी भी डम्ब नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस उनको दिक्कत आती है कहीं पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, उनका माइंड बिल्कुल स्ट्रक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका इंटेलिजेंस भी वैसा ही होता है जैसा नॉर्मल इंसान का होता है, मोटिवेशन भी वैसा ही होता है, सब कुछ वैसा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ना वो लेज़ी होते, ना वो डम होते हैं। सो देखिए, इनफैक्ट मोस्ट आर जस्ट एज स्मार्ट एज एवरीवन एल्स। देखिए, वो भी स्मार्ट होते हैं जैसे आम इंसान होते हैं, वैसे ही वो होते हैं। देयर ब्रेन आर सिंपली वायर्ड डिफरेंटली एंड देयर डिफरेंस अफेक्ट हाउ दे रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। बस देयर देखिए यहाँ पे फ़र्क इतना है कि डिफरेंस होता है। जैसे देखिए, आपके जो एक सही इंसान है या जिसको एक डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, माइंड दोनों का सेम है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना है, उसे प्रोसेस करना है, वो थोड़ा सा उसमें देरी लगा देते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो देखिए, सिंपली पुट चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी सी हेयर एंड अंडरस्टैंड थिंग डिफरेंटली। देखिए, जो चिल्ड्रन है या अडल्ट्स हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनका देखने का नज़रिया, सुनने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें जो या अंडरस्टैंडिंग जो है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एक जैसे नॉर्मल इंसान है या जिसको डिसेबिलिटी है, उसमें डिफरेंस क्या है? नॉर्मल इंसान जो है वो रिएक्ट जो है वो जैसे आम इंसान करते वैसे करता है, जिनको डिसऑर्डर होता है वो वैसे नहीं कर पाते। दिस कैन लीड टू ट्रबल विद लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड स्किल एंड पुटिंग डैम टू यूज़। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं, तो हमें उनका यूज़ नहीं कर पाते। हमें जो डिसेबिलिटी है, जैसे किसी को डिसेबिलिटी है, तो वो नई इन्फॉर्मेशन को जल्दी से समझ नहीं पाते, स्किल को समझ नहीं पाते, उनको यूज़ नहीं कर पाते जैसे आम बच्चे कर लेते हैं, आम जो स्टूडेंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व प्रॉब्लम। अब देखिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है लर्निंग डिसेबिलिटी में? रीडिंग राइटिंग, ठीक है, लिखने में पढ़ने में प्रॉब्लम है। मैथ, रीजनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इन सभी में प्रॉब्लम आती है। ए लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए यहाँ पे अगर आपको मैथ्स नहीं आता, आपको ये नहीं आता आपको डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, ऐसा नहीं आपको डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी वाला बच्चा कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता, सिंपल भी, तो वो होती है डिसेबिलिटी। ए लर्निंग डिसेबिलिटी कांट बी क्योर्ड और फिक्स, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग इशू। देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है, तो ये लाइफ लॉन्ग इशू भी बन सकता है अगर इसे सही ना किया जाए तो। विद द राइट सपोर्ट एंड इंटरवेंशन, however children with learning disability can succeed in school and go on the successful, often distinguished career later in life। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो होगा क्या कि उनकी सारी डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उनको स्कूल में अच्छे से समझाया जाए तो उनकी सारी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। Parents can help children with learning disability achieve such success by encouraging their strength, knowing their weakness, understanding the educational system, working with professional and learning about strategy for dealing with specific difficulties। अब देखिए, पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए बच्चों की। जैसे मान लीजिए उनके जो बच्चे हैं, उनके अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको समझना चाहिए कि बच्चों की कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे वो कमियां हैं। तो एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, क्या वो टफ़ है, आसान है, तो सारी ही चीज़ों में पेरेंट्स को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को हटा सके। सो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, स्कूल में टीचर और घर में पेरेंट्स, इनकी ड्यूटी बनती है
कि वो बच्चों को समझाए, उनकी केयर करे, उनको इतना अच्छे से वो इनकरेज करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, तो बच्चा कभी भी जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार नहीं होगा। अगर शिकार है तो वो उसमें सक्सेस पा लेगा। सो देखिए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, आप अगर आप देखेंगे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे डिसेबिलिटी है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसप्रैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एपीडी और अफेसिया। आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वहाँ पे जो बच्चा था उनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटी में आती हैं। तो देखिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में क्या क्या है, इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं कि ताकि आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखिए, इससे एग्जाम से क्वेश्चन डेफिनेट आता ही है। सो देखिए पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है, डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी और लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग, यानी कि रीडिंग में डिफ़िकल्टी। सो a language based disability in which a person has trouble understanding written words. It may also be referred to as reading disability or reading disorder. अब देखिए इसमें क्या है कि लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी है, बच्चों को जो लैंग्वेज भाषा लिखी समझ नहीं आती, लैंग्वेज लिखी समझ नहीं आती, उनको शब्दों को पकड़ने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था तारे ज़मीन पर मूवी का, अगर आप वो देखेंगे उसमें जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, उसके सामने सारे वर्ड घूमते थे, उसको वर्ड समझ नहीं आते थे वो लिखा क्या है। तो ऐसा ही होता है कि डिसलेक्सिया जिसको होता है उसको वर्ड्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम आती है, जो वर्ड लिखे होते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, जिससे क्या होता है कि वो उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाते। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन देयर इज डिफिकल्टी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड, लेटर एंड वर्ड्स। अब देखिए बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम होती क्या है, जैसे हमें साउंड नहीं पता चलता, ठीक है। जैसे साउंड का होता है ना, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ यूरोप, कई कहते हैं कि ई से होता है ना स्टार्ट यूरोप, कई वाई से कर देते हैं। साउंड होती है ये, आपको आवाज़ पता होनी चाहिए। जैसे डब्ल्यू है, अगर आपको पता है कि डब्ल्यू ऐसा है ना, तो जैसे आपके मन में आएगा ए बी सी, तो आपको एक्सप्रेस आपके मन में पिक्चर बन जाएगी बी की। लेकिन उसमें क्या है कि वो बच्चे जो है वो उसको पकड़ नहीं पाते, साउंड को वो पकड़ नहीं पाते, जो लेटर्स है उसको पकड़ नहीं पाते, वर्ड्स को वो पकड़ नहीं पाते। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम अकर व्हेन देयर इज इनएबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड पैराग्राफ्स। अब देखिए जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें कुछ वर्ड दिए होते हैं, उनका शब्द का मीनिंग, वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता, फ्रेजेस नहीं पता चलते, और पैराग्राफ्स जो है वो भी पता नहीं चलते कि लिखा क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रीडिंग के तौर पे रिलेटेड है। डिसलेक्सिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर। अब आप देखिए कि जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, लेक्सिया मैंने होता है रीडिंग, अगर आपको ये पता होगा, अगर आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग द रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी किस पे अफेक्ट करती है, रीडिंग में और लैंग्वेज बेस्ड, मतलब कि इसमें बच्चा ना तो पढ़ पाएगा ना ही लैंग्वेज को समझ पाएगा। डिसलेक्सिया सम टाइम रेफर्ड टू एज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए डिसलेक्सिया को कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, कि भाषा का समझ ना आना, लेकिन ऐसा नहीं है, भाषा कोई भी हो लेकिन उसे समझ में नहीं आना, रीडिंग नहीं हो पाना, वो होता है डिसलेक्सिया। अब एक बार डिसलेक्सिया के सिम्टम्स देखते हैं। देखिए पहला है लेटर एंड वर्ड रेगनिशन। अब देखिए रेगनिशन का मतलब होता है पहचान, तो शब्दों की और लेटर की पहचान नहीं हो पाती। यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम आती है शब्दों को पकड़ने में, शब्दों की पहचान करने में। जैसे यहाँ पे लेटर लिखा है LETR, तो बच्चे से पढ़ नहीं पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे ये लिखा क्या है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडिया। अब देखिए जो वर्ड्स है और जो आइडियाज़ है उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको पता है कि वर्ड का मतलब होता है शब्द, तो उसको इनको यही नहीं पता चल पाएगा कि वर्ड का मतलब शब्द होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ना तो वो शब्दों को समझ पाएंगे, पहचान कर पाएंगे, ना उसे वो समझ पाएंगे। रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी। अब देखिए रीडिंग स्पीड नहीं होती, फ्लुएंसी। अब आप देखेंगे जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आपकी फ्लुएंसी बनती है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे
लेटर एंड वर्ड रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज़। तो बच्चे ऐसे पढ़ नहीं पाते, वो क्या करते हैं कि उसे बहुत कम स्पीड में पढ़ते हैं, मुंह में ही बोलते रहते हैं उसको, वो समझ नहीं पाते, खुद नहीं समझते, ना ही टीचर समझ पाते। जनरल वोकेबलरी स्किल, अब देखिए जो वोकैब के शब्द हैं, जो जनरल वोकैब है वो भी उनको नहीं आते, जैसे नाउन हो गया, वो हो गया, है ना, वर्ब हो गया, ये सारी चीज़ें उनका नहीं पता चल पाती, उनको पता नहीं होता कि कौन सा शब्द कहाँ पे फिट करना है, कहाँ पे लगाना है। सो नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया देखिए, डिस का मतलब हमेशा ही आएगा डिफ़िकल्टी, तो प्रैक्सिया का मतलब है टू डू, यानी कि कुछ करने में डिफ़िकल्टी। देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्लान एंड प्रोसेस मोटर टास्क। इंडिविजुअल विद डिस्प्रैक्सिया ऑफ्टन हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड समटाइम ए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विद थॉट एंड परसेप्शन। देखिए डिस्प्रैक्सिया है क्या, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्व्स में प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे है क्या, वो प्लान नहीं कर पाते, वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते, जो उनको टास्क दिया होता है, कुछ काम दिया होता है, ना तो उसको प्रोसेस करते हैं, ना ही प्लान कर पाते कि करना कैसे है। जैसे मान लीजिए आपको होमवर्क दे दिया, तो बच्चे जो है नॉर्मल तो कर लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल पाएगा कि कैसे करना है, क्या प्लान करना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, कैसे करना है, तो उनको ये पता नहीं चल पाता। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। अगर आपको देखिए कुछ बच्चों को कह दे सिंपल वर्ड में कि आप इंग्लिश में ये चीज़ लिख दीजिए, इंग्लिश में ये ऐसे लिख दीजिए, हिंदी में ये चीज़ लिख दीजिए, तो वो उनको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि कैसे शब्द लिखने हैं, वर्ड की पहचान नहीं होगी, तो वो उसे कर नहीं पाएंगे, इसलिए तो उसको वो सोच भी नहीं पाएंगे। तो ए डिसऑर्डर दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्ट इन मसल कंट्रोल। अब देखिए जो मसल कंट्रोल होते हैं, तो वो ये एक उनका डिसऑर्डर होता है मसल कंट्रोल का। हमें पता है ना कि हमें कौन सी चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, कौन सी चीज़ को समझना है, तो उनको ये पता नहीं चल पाती बात। विच कॉज प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच एंड कैन अफेक्ट लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट कहाँ पे करनी है, कोऑर्डिनेशन कहाँ पे करना है, लैंग्वेज क्या है, स्पीच क्या है, ये उसके ऊपर अफेक्ट करता है। जैसे आप फ्लुएंट बोलेंगे, आप फ्लो में बोलेंगे, है ना, तो वो वैसे बोल नहीं पाते, वैसे समझ नहीं पाते, वो अटक अटक के बीच में बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिस्प्रैक्सिया, आप देखिए सिम्टम्स क्या है यहाँ पे, पुअर बैलेंस है, ठीक है, उनको पता नहीं चल पाता कि कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, या कैसे कोई चीज़ करनी है ना, वो कर नहीं पाते। पुअर पोस्चर, उनका खड़े होने का ढंग भी अलग होता है नॉर्मल जैसे स्टूडेंट से। फैटिग, वो हमेशा ही थके रहते हैं, वो हमेशा ही थकान रहती है उनके अंदर। डिफरेंसेस इन स्पीच, अब देखिए एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो अलग से बोलेगा, स्पीच देगा, लेकिन डिस्प्रैक्सिया वाले स्टूडेंट जो है वो स्पीच अच्छे से नहीं दे पाते, वो डर डर के स्पीच देते हैं। परसेप्शन प्रॉब्लम, अब देखिए वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वो जो प्रॉब्लम्स वो आती है परसेप्शन में, यानी कि वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते वो। पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अब देखिए जो उनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है वो पुअर होता है, यानी कि वो आंख से आंख नहीं मिला पाते, जो हाथ है उनका जो हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आपस में मिल नहीं पाता। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके हाथों की मूवमेंट, आंखों की मूवमेंट जो जाती है ना एक डायरेक्शन में, जैसे नॉर्मल इंसान की जाती है, वैसे नहीं जा पाती वो, इसलिए। सो नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, देखिए डिस का मतलब होगा डिफ़िकल्टी हमेशा ही, ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। अब देखिए पढ़ने में दिक्कत, ठीक है, सॉरी लिखने में दिक्कत, यहाँ पे लिखने में दिक्कत आती है कि बच्चे लिख नहीं पाते। जैसे आप नॉर्मल पेन पकड़ के लिखते हैं, पेंसिल पकड़ के लिखते हैं, वैसे बच्चे पेंसिल भी पकड़ नहीं पाते। ए राइटिंग डिसेबिलिटी इन विच ए पर्सन फाइंड्स इट टू हार्ड टू फॉर्म लेटर्स और राइट within a defined space. Basic writing disorder refers to physical difficulty form words and letter. अब देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चे पेंसिल भी सही से पकड़ नहीं पाते, पेन भी पकड़ नहीं पाते सही से, तो वो बेसिक राइटिंग भी लिख नहीं पाते, तो वो ना तो वर्ड्स को लिख पाएंगे ना लेटर्स को लिख पाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो लिख नहीं पाते। जैसे आप नॉर्मल पेन पेंसिल पकड़ते हैं ना, वो वैसे नहीं पकड़ते, वो दूसरी तरह, जैसे इस पिक्चर में दिखाए हुए पेंसिल ऐसे पकड़ी हुई है, तो वो वैसे पेंसिल पकड़ते हैं। अगर आप देखिए ऐसे पेंसिल पकड़ेंगे, पेन पकड़ेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया फाइंड इट टू हार्ड टू राइट, देखिए यहाँ पे क्या है कि लिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिनको डिस्ग्राफिया होता है।
आप बस इनका ये याद रखना कि जो डिसलेक्सिया है, ग्राफिया है ना, डिस्पैक्सिया है, वो है क्या, क्योंकि देखिए अगर आपको ये पता चलेगा तभी आप उसे कर पाएंगे। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम और एनीबडी एल्स टू अंडरस्टैंड वट हैज़ बीन रिटन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उन्होंने लिखा है वो कोई भी पढ़ नहीं पाएगा। जैसे उन्होंने डिसग्राफिया वाले बच्चे ने कुछ भी लिखा तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे उसने लिखा क्या है। ट्रबल इन होल्डिंग पेंसिल, वही है कि पेंसिल पकड़ने में दिक्कत है। स्पेलिंग मिस्टेक तो होती है। ट्रबल रीडिंग इन हिज ओन राइटिंग, देखिए जो बच्चे लिखते हैं उनको खुद की राइटिंग भी समझ नहीं आती क्या लिखा है उन्होंने, तो इसलिए वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, लिखने में प्रॉब्लम उनको आती है, वो खुद की राइटिंग भी पढ़ नहीं पाते। तो देखिए सिम्टम्स क्या है डिसग्राफिया के। देखिए नीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग, देखिए राइटिंग में नीटनेस आती नहीं है, यानी कि वो क्लीन लिख नहीं पाते। एक्यूरेटिक कॉपिंग लेटर एंड वर्ड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कॉपिंग लेटर एंड वर्ड्स है वो एक्यूरेट नहीं हो पाते, है ना, शब्दों की पहचान ही अलग हो जाती है वहाँ पे, तो वो वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं। स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, देखिए स्पेलिंग भी वो अच्छे से लिख नहीं पाते, उनको वर्ड्स के स्पेलिंग नहीं आते। जैसे यहाँ पे डिस्ग्राफिया लिखा है, कुछ भी शब्द लिखा है, वो अपना नाम तक भी लिख नहीं पाते, तो शब्दों को, सिंपल शब्दों को भी वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस, अब देखिए जो शब्द जो है, जो राइटिंग ऑर्गेनाइज, जैसे किस ऑर्गेनाइज वे में कैसे लिखना है, ठीक है, जैसे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा ऐसे लिखना होता है ना, जैसे नॉर्मल लिखते हैं वो वैसे भी लिख नहीं पाते। सो नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। अब देखिए कैलकुलिया का मतलब होता है काउंट, यानी कि डिफ़िकल्टी है कहाँ पे, काउंट करने में। ए मैथमेटिकल डिसेबिलिटी इन विच ए पर्सन हैज़ ए डिफ़िकल्ट टाइम सॉल्विंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एंड ग्रेस्पिंग मैथ कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैथ का कॉन्सेप्ट है वो समझने में दिक्कत आती है, काउंटिंग करने में दिक्कत आती है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। अगर आपको देखिए मैथ्स के सॉल्व करने में दिक्कत आती है क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं है कि डिसकैलकुलिया है, तो देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो तो काउंट कर ही लेते हैं, सिंपल, आपको पता है 2+2 4 होते हैं, 2 × 2 वो भी 4 होते हैं, 3+3 6 होते हैं, 3 × 3 9 होते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट है, ये इनको भी कर नहीं पाते, तो उनको होता है डिसकैलकुलिया। ए चाइल्ड एबिलिटी टू डू, यहाँ पे लिखा है ए मैथमेटिकली डिसेबिलिटी इन विच पर्सन हैज़ ए डिफिकल्ट टाइम सॉल्विंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एंड ग्रेस्पिंग मैथ कंसेप्ट। ए चाइल्ड एबिलिटी टू डू मैथ विद बी affected differently by a language learning disability, a visual disorder or a difficulty with sequence memory और organization। अब देखिए इसमें क्या है कि मैथ्स की जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती, उनको पता नहीं चल पाता कि लैंग्वेज, देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, उनको दिखने में भी विजुअल डिसऑर्डर, उनको दिखने में भी प्रॉब्लम है, शब्दों की पहचान नहीं हो पाती। यहाँ पे जैसे वर्ड्स जैसे यहाँ पे लिखे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैथ्स के जो लेटर लिखे होते हैं यहाँ पे, है ना, तो जैसे 4+1 हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 - 3 हो गया, तो वो उनको भी समझ नहीं पाते कि करना क्या है, ये लिखा क्या है, वो चीज़। तो देखिए स्टूडेंट विद मैथ लर्निंग डिसऑर्डर माइट आल्सो हैव ट्रबल विद काउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखिए काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि उनको काउंट करने में दिक्कत है, जैसे सच एज काउंटिंग बाय 2 और काउंटिंग बाय 5, तो उनको ये पता नहीं चल पाता। द स्टूडेंट फाइंड इट टू हार्ड टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पे मैथ्स का कुछ भी नहीं आता उनको, कैलकुलेशन करने में सबसे बड़ी दिक्कत है। दे फाइंड इट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट लाइक प्लेस वैल्यू एंड डू ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको पता नहीं चल पाता। जैसे मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे देता हूँ 3+3, आप कहेंगे 3+3 6, लेकिन जिसको डिसकैलकुलिया है वो समझ नहीं पाएगा कि 3+3 है क्या, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको ये पता नहीं चल पाता। सो देखिए हैविंग डिफिकल्टी टेलिंग टाइम, वो टाइम भी नहीं देख पाते, उनको टाइम पता नहीं चलता। ए स्टूडेंट विद ए मैथ बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर में स्ट्रगल विद मेमोराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नंबर ऑपरेशन साइन एंड नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 5+5 10 और 5 × 5 25, जैसे ये यहाँ पे लिखा है तो उनको ये भी नहीं पता चल पाता कि क्या ऑपरेशन साइन होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपको 5+5 प्लस का निशान आपको पता है कि प्लस करना है, मल्टीप्लाई तो आपको पता है मल्टीप्लाई करना है ना, तो उनको ये भी नहीं पता चल पाता, वो ये कर ही नहीं पाते, तो उनको होता है डिसकैलकुलिया। सो देखिए डिसकैलकुलिया के सिम्टम्स क्या है, यहाँ पे आपको मैं सभी के सिम्टम्स बता रहा हूँ।
तो डिफ़िकल्टी काउंटिंग बैकवर्ड्स, तो उनको पता नहीं चल पाता कि काउंटिंग कैसे करनी है, रिमेंबर कैसे करना है बेसिक फैक्ट को। स्लो टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो है वो स्लो कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते कई बार। तो वीक मेंटल अर्थमेटिक स्किल, देखिए उनमें अर्थमेटिक स्किल है वो बहुत ज़्यादा वीक है, सिंपल प्लस माइनस नहीं कर पाते। ए पुअर सेंस ऑफ नंबर एंड एस्टिमेशन, उनको एस्टिमेशन नहीं पता चल पाता, नंबर की सेंस नहीं पता चल पाती, उनको ये नहीं पता ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये पता नहीं चल पाता उनको। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू, अब देखिए उनको प्लेस वैल्यू नहीं पता चल पाती, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं चल पाता। सो नेक्स्ट है APD यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब देखिए ये है क्या, देखिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि APD इज़ ए हेयरिंग प्रॉब्लम दैट इफेक्ट अबाउट 5% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। देखिए जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, जो उनमें से 5% जो बच्चे हैं, 5% जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, उनको सुनने में प्रॉब्लम है, हेयरिंग प्रॉब्लम है उनको। किड्स विद दिस कंडीशन आल्सो नोन एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब देखिए कई बार इसे CAPD भी कह देते हैं, अगर CAPD आ जाए APD आ जाए एक ही बात है। कांट प्रोसेस व्हाट दे हियर इन द सेम वे अदर किड्स डू। अब देखिए जैसे नॉर्मल सुनने के लिए होते हैं ना, जैसे किसी बच्चों को आप नॉर्मल कुछ कहें, जैसे आप उनका नाम ले लें तो उनको नाम अपना पता चल जाएगा नॉर्मल बच्चे को, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम है उनको सुनने के बाद पता नहीं चल पाएगा कि करना क्या है। यानी कि जो बच्चे नॉर्मल सुनते हैं करते हैं, तो ये जो APD वाले बच्चे हैं वो नहीं कर पाते, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। कांट प्रोसेस व्हाट दे हेयर इन द सेम वे किड्स अदर डू, दिस इज़ बिकॉज देयर हेयर एंड ब्रेन डोंट फुली कोऑर्डिनेट। अब देखिए जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, हमें ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि हमें क्या कहा गया है, लेकिन जो APD वाला बच्चा है, स्टूडेंट है, उनका जो ब्रेन और ईयर्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता, तो उनको भी पता नहीं चल पाता। इसलिए इट इज़ एडवर्सली इफेक्ट्स हाउ साउंड दैट ट्रेवल्स अनइम्पीडेड थ्रू द ईयर इज़ प्रोसेस्ड एंड इंटरप्टेड बाय द ब्रेन। उनको ये नहीं पता चल पाता कि जो उनके कानों ने सुना है और उनके दिमाग को क्या सिग्नल मिला है और उन्हें क्या करना है, ये पता नहीं चल पाता। कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इन द 5-10 ईयर्स ओल्ड रेंज इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पे 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं, 5 से 10 ईयर के, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रिमेंबरिंग एंड फॉलोइंग स्पोकन डायरेक्शन, देखिए वो जो उनको कहा जाता है, जो वो सुनते हैं, उनको वो याद नहीं रख पाते, उनको वो फॉलो नहीं कर पाते। डिफ़िकल्टी विद रीडिंग साउंडिंग आउट एंड और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत है, रीडिंग साउंड में दिक्कत है, यानी कि जो वो सुनते हैं उनको पता नहीं चल पाता वे क्यों वो क्या सुन रहे हैं। जैसे आपको मैं कहता हूँ कि APD ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ना, आपको मैं ये सारी चीज़ें कहता हूँ, अब ये सुनते हैं, आपको दिमाग में पता चलता है। आपको मैं कहता हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी आज हम करेंगे, आपको पता चलेगा हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, कि आज हम पढ़ने में जो डिफ़िकल्टी आती है उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये जो नॉर्मल बच्चे हैं उसे समझ नहीं पाते। आप नॉर्मल कोई भी चीज़ कह दें उनको वो पता नहीं चलेगी, आप उनको कोई भी चीज़ कहेंगे उनको वो चीज़ समझेंगे नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें भी नहीं वो कर पाएंगे क्योंकि वो उसे याद नहीं रख पाते, समझ नहीं पाते। इन अटेंटिवनेस वाइल इन क्लास डूइंग होमवर्क और रीडिंग, जब भी वो देखिए क्लास में बैठते हैं या होमवर्क करते हैं या रीडिंग करते हैं तो वो अटेंशन नहीं हो पाते, है ना, वो एक्टिव नहीं हो पाते। सो देखिए इसके सिम्टम्स क्या है APD के, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। अब देखिए जो उनको प्रॉब्लम आती है स्पीच में, सुनने में प्रॉब्लम आती है कि वो कहाँ उनको क्या जा रहा है, उनका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो क्या है। जैसे आपके पीछे कोई देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है या कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको वो समझ नहीं आएगा। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग मल्टी स्टेप डायरेक्शन दैट आर प्रेजेंट वर्बली विदाउट विजुअल क्यूज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मल्टी स्टेप डायरेक्शन है, जैसे वर्बली जो आप उनको कहते हैं, वर्बली होता है जो मुंह से कहना, है ना, जो माउथ से जो कहा जाता है ना, बिना देखे वो चीज़ समझ, जैसे मान लीजिए कि उनको कुछ कहा जाए वो समझ नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि विजुअल है, आपको वो दिखाई दे रहा है, दिखाई देने से पहले जो उनको सुनाई देता है वो उनको समझ नहीं आता। ईजिली डिस्ट्रैक्ट बाय लाउड और स्पॉन्टेनियस साउंड। अब देखिए जो लाउड साउंड है या जो एकदम अचानक से उनको साउंड सुनाई देती है वो उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं
उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। डिफ़िकल्टी अटेंडिंग टू लॉन्ग लेक्चर और अदर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लिसनिंग। अब देखिए, अगर लॉन्ग लेक्चर है, अगर लॉन्ग पीरियड्स है सुनने का, तो उसे वो अटेंड नहीं कर पाते। डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग एंड और इफेक्टिवली समराइज इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट वर्बली। अब देखिए, जो उनको बोल के कही चीज़ आती है, जो उनको बोल के जो चीज़ समझाई जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो सभी याद रखने में उनको मुश्किल होती है। डिफ़िकल्टी रीडिंग, स्पेलिंग एंड और राइटिंग व्हेन कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स परफॉर्म कंसिस्टेंटली बिलो ग्रेड लेवल। अब देखिए, जो उनके पीयर्स है, जो उनके साथी स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उनके अलावा जो जिनको ये प्रॉब्लम है, उनमें क्या है, इनको रीडिंग में, स्पेलिंग में, राइटिंग में सब जगह पे प्रॉब्लम आती है, जबकि जो उनको बाकी जो उसी लेवल के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रबल फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट और आइडिया। आप देखिए, जो उनका थॉट है, जो आइडिया है, उनको वो भी समझने में दिक्कत आती है। तो देखिए, लास्ट है एफेसिया, यानी कि स्पीच, ये बोलने में दिक्कत है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, पर्सन विद एफेसिया कैन हैव ट्रबल स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें क्या है कि स्पीकिंग में, बोलने में, रीडिंग में, यानी कि पढ़ने में, लिखने में, राइटिंग में और लैंग्वेज को समझने में सभी जगह पे दिक्कत है। यहाँ पे ना पढ़ पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, एफेसिया इज ए डिसऑर्डर वेयर चिल्ड्रन फाइंड इट हार्ड टू स्पीक। देखिए, इसमें बच्चे बोल नहीं पाएंगे, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। पुटिंग वर्ड्स इन द अदर ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर। देखिए, जो वर्ड्स है वो बोलेंगे, वो रॉन्ग ऑर्डर में बोलेंगे, है ना, वो शब्दों को सही से नहीं बता पाएंगे, वो गलत स्पेलिंग बताएंगे उसमें। बीइंग अनअवेयर ऑफ मिस्टेक्स इन वन स्पोकन लैंग्वेज। अब देखिए, उनको जो एक लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, तो उसके बारे में भी उनको प्रॉब्लम आती है, उनको वो समझ नहीं पाते, उसमें भी काफ़ी वो मिस्टेक कर देते हैं। स्पीकिंग इन सिंगल वर्ड्स। अब देखिए, जो सिंगल वर्ड्स है उसको भी बोल नहीं पाएंगे, वो अपना नाम भी ले नहीं पाएंगे वो। मेकिंग अ वर्ड्स, वर्ड्स बनाने में दिक्कत है उनको। ट्रबल पुटिंग वर्ड्स टुगेदर टू राइट सेंटेंस। अब देखिए, शब्दों को इकट्ठा करके वर्ड्स बनाना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए। ट्रबल यूजिंग नंबर ऑफ डूइंग और डूइंग मैथ। देखिए, नंबर्स को यूज़ करना, मैथ्स को करना, ये भी उनके लिए दिक्कत है। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन, वो किसी से बात नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। ट्रबल रीडिंग, रीडिंग में भी दिक्कत है, स्पेलिंग में भी दिक्कत है, ट्रबल स्पेलिंग। पुटिंग वर्ड्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, ये तो हो ही चुका है कि उनको ये भी दिक्कत आती है वर्ड्स को पुट करने में भी। सो देखिए, नेक्स्ट है लास्ट, सिम्टम ऑफ एफेसिया स्पीच। अब देखिए, इसके सिम्टम्स हम कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? देखिए, स्पीक इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंस। वो देखिए, शॉर्ट में बोलते हैं, सेंटेंस को भी इनकम्प्लीट बोलते हैं। स्पीक इन सेंटेंस दैट डू नॉट मेक सेंस, जो वो बोलते हैं उनका कोई सेंस नहीं बन पाता। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनदर और साउंड फॉर अनदर। अब देखिए, वो बोलते कुछ हैं और उसका साउंड कुछ और ही होता है। जैसे कुछ वो वर्ड बोलते हैं, उसका मतलब कुछ और है, साउंड कुछ और है। स्पीक अनरिकनाइजेबल वर्ड्स। वो देखिए, ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई रिकनाइज नहीं होता या जिसकी कोई पहचान नहीं होती, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं होता। नॉट अंडरस्टैंड अदर पीपल कन्वर्सेशन, वो दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते। राइट सेंटेंस दैट डो नॉट मेक सेंस। अब देखिए, वो ऐसे शब्द लिखते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। एफेस्टिक्स क्या है? देखिए, लर्नर क्या होता है कि हम सभी लर्नर हैं, यानी कि देखिए, जो स्टूडेंट है वो होते हैं कॉलेज में, स्कूल में। लेकिन लर्नर क्या होता है कि जो हर एक चीज़ को सीखता है। जैसे अभी आप एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट का, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे जैसे टेट का, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो उससे क्या है, आप एक लर्नर है, यानी कि आप हर एक चीज़ सीखते हैं। जैसे आपने यूजीसी नेट का पढ़ा, फिर आप टेट का पढ़ेंगे, फिर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, वो होता है लर्नर। सो देखिए, एज टीचर वी टेंड टू थिंक दैट टीचिंग इज़ ऑल अबाउट टीचर एंड आवर रोल। इन फैक्ट द मोस्ट important aspects of the education process are students and what they learn. This leads us to consider what we mean by learning. अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो आप देखिए, हम हमारे जीवन में, यानी कि जो हमारी लाइफ है, वहाँ पे क्या है कि जो टीचर्स है उनका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टीचर का, है ना। तो हम ये सोचते हैं टीचर होने के नाते कि टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, जो एक टीचिंग होती है, उसी के
सहारे क्या होता है कि बच्चे सब कुछ सीखते हैं। मान लीजिए क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो इसी तरह हम टीचर्स के बारे में सोचते हैं कि जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वो किन को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं क्लास में बच्चों को, यानी कि उनका सबसे पहला काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना, है ना। तो जो भी स्टूडेंट सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, वो टीचर से ही सीखते हैं। तो आगे जाके हमें ये देखना है कि जो लर्निंग है वो होती क्या है, यानी कि टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया लेकिन बच्चों ने समझा, उसे पढ़ा, कैसे समझा, वो है क्या, वो लर्निंग है क्या, कैसे समझा है स्टूडेंट ने, वो सब इसमें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले, द टर्म लर्नर इज़ ब्रॉडर देन स्टूडेंट, एज लर्नर कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, बट ए टीचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो लर्नर है वो ब्रॉडर है किससे, स्टूडेंट से। एज अ लर्नर यानी कि जो देखिए जो लर्नर है वो किससे ब्रॉड है, स्टूडेंट से ब्रॉड है। इनकी स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, वो स्कूल का स्टूडेंट है, वो कॉलेज का स्टूडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो लर्नर होता है वो कौन होता है, वो होता है वो जो सब चीज़ें सीख सके। तो इसी तरह जो लर्नर है वो ब्रॉड है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट को अपना सिलेबस ख़त्म करना है स्कूल का, लेकिन लर्नर को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, उसको हर एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लर्नर क्या होता है कि वो एब्सेंस ऑफ टीचर। अब देखिए जो स्टूडेंट है वो क्लास में जैसे सीखते हैं वो टीचर के सहारे सीखते हैं, टीचर उनको समझाते हैं, लेकिन जो लर्नर है वो बिना टीचर के भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। सो जो टीचर है वो किसके लिए रिक्वायर है, स्टूडेंट के लिए, लेकिन लर्नर के लिए टीचर रिक्वायर नहीं होता, वो खुद से सीख सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अब आपको मान लीजिए कि आपके पास बुक है, आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो वो है लर्नर, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाएंगे टीचर, तो लर्नर क्या है, वो खुद से भी पढ़ सकते हैं। लर्निंग कैन टेक प्लेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड क्लासरूम। देखिए जो लर्निंग है वो क्या होती है, वो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर होती है, लेकिन जो टीचिंग है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही होती है, यानी कि जो टीचिंग है वो कहाँ पे होती है, क्लास के अंदर। लेकिन जो लर्नर है, जो लर्निंग है, आप क्लास के अंदर भी पढ़ सकते हैं, आप क्लास के बाहर भी जब मर्जी पढ़ सकते हैं। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग परसेट, सो द एक्साइटमेंट एंड willingness to find and learn should be nurtured through life। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे मतलब क्या है। आप देखिए जो लर्निंग है, यानी कि जो हम जो भी कुछ ज़िंदगी भर हमने सीखते रहते हैं। देखिए हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सीखना बंद कर दिया। हम जीवन भर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हमारे अंदर क्या है कि एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक उत्साह बना रहता है चीज़ों को खोजने के लिए, है ना, चीज़ों को फाइंड करने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए कि हमें क्या सीखना है। यानी कि हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका सिलेबस कवर करेंगे, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या है कि हम अपने लाइफ के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, एक्साइटमेंट के साथ। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर रिवॉल्व अराउंड देयर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रायर नॉलेज, एबिलिटी एट्सेट्रा। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ क्या है कि जो लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए जैसे एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी है, लेवल्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो लर्नर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि वो किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पर्सनैलिटी वो कैसा इनको, जैसे होता है ना कि वो पीएचडी होल्डर है, वो जेआरएफ है, वो नेट है, वो एमए के स्टूडेंट है, वो बीए के स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो कैसे हैं, है ना। तो वो जैसे उनका एटीट्यूड क्या है, यानी कि उनका देखने का नज़रिया कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, अब देखिए कॉन्फिडेंस किसके अंदर आएगा, जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। प्रायर नॉलेज, इनकी चीज़ों के बारे में पता होना, जैसे आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आपको इसके बारे में प्रायर नॉलेज है, यानी कि अगर आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आप इसे अच्छे से फिर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे प्रायर नॉलेज भी देखी जाती है। एबिलिटी
यानी कि आप कितना पढ़ सकते हैं, है ना, जो आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं आप उसे कितना पढ़ सकते हैं, कितनी एबिलिटी है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत जल्दी कवर करते हैं सिलेबस को, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जल्दी कवर नहीं कर पाते, इनके आप कितना नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। सो देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिक्वायर स्पोर्ट टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस। यानी कि देखिए अगर कोई सिलेबस कवर करना है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में या कॉलेज में कोई सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या है, उनको सिलेबस कवर करवाना है। जैसे मान लीजिए स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया या एमए हिस्ट्री में लिया या आपने किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आपको अपना सिलेबस पूरा करना होता है। यानी कि अगर सिलेबस को पूरा करवाना है, उसके लिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो सिलेबस को पूरा करते हैं। उनका टारगेट क्या है कि सिलेबस को पूरा करना। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसके द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि अगर सिलेबस करना है, यानी कि सिलेबस किसे कवर करना है, स्टूडेंट को कवर करना है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, उसे पूरा करने के लिए छात्रों की ज़रूरत है, छात्र इसे पूरा करते हैं। This support may be in the form of change in teaching strategy, approaches or material and may require the support of resource and or special education teacher। अब इसके लिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सिलेबस को कवर करना है, तो ऐसा है नहीं है कि स्टूडेंट को सिलेबस दे दिया तो उसने कवर कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी है, इनकी शिक्षण की रणनीतियाँ, इनकी टीचर की बहुत सारी स्ट्रेटजी है, सिलेबस को कैसे कवर करें, है ना। उसके बाद बहुत सारा अप्रोचेस है, मटेरियल है, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी उसको कवर करने के लिए, क्या टीचर को स्पेशल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे देखिए ये हमारा पेपर वन का सिलेबस है, मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर वन का सिलेबस हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें टीचिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ अप्रोचेस अपनाने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग क्या है हम इसे आसानी से कवर कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ें हो ही ना तो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, characteristics of adolescent and adult learner can be categorized as personal, academic, social और इमोशनल एंड कोग्निटिव। अब इसके लिए क्या है, देखिए कि अगर हमें जानना है कि लर्नर के क्या नेचर है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं उनके पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव लेवल से। तो ये चीज़ें उनके आती हैं, इससे हमें पता चलता है कि एक लर्नर कैसा है। तो इसे हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला है पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑफ्टन रिलेटेड हो, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, देखिए ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन से। यानी कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो कहाँ से आया है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, मैचुरेशन, ठीक है, यानी कि कितना मैच्योरिटी लेवल है, क्या उसे जो चीज़ आती है क्या पूरी आती है समझाने। मैच्योरिटी लेवल होता है ना कि वो सीखने के लिए कितना तैयार है। कई होता है कि कई स्टूडेंट को बिल्कुल ही, अभी आप देखेंगे यूजीसी नेट के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, तकरीबन 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता, है ना। तो उनमें मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल नहीं है। तो उसमें जिनको काफ़ी कुछ पता है, जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनमें मेच्योरिटी लेवल है। इसलिए यानी कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका मेच्योरिटी लेवल कैसा है, वो कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे कई को इंग्लिश मीडियम आसान लगता है, कईयों को हिंदी मीडियम आसान लगता है ना। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, है ना। जैसे कल्चरल बैकग्राउंड क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे पढ़ते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं या कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। कोई बंगाल से आ गया, कोई पंजाब से आ गया, कोई यूपी से आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उनमें पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। जैसे उसके बाद आता है स्पेशल नीड्स ऑफ
learner, groups such as particle skills and disabilities for and or impartial to learning। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप अलग अलग जैसे स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए कि नई है ना। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत एडवांस लेवल के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत लो लेवल है पढ़ने में, है ना। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें इम्पर्टिस आती हैं इनकी। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें जैसे होते हैं ना कि कंपैरिजन जिसका हम कर पाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने बहुत हाई लेवल उसकी नॉलेज, एक की है बिल्कुल लो लेवल की। तो उनमें क्या है कि टीचर का काम क्या है कि उनको अच्छे से समझाना सारी चीज़ को, कि ताकि उनकी समझ में आए। क्योंकि देखिए टीचर के सामने सारे स्टूडेंट एक समान है। तो पहले यहाँ पे देखना पड़ता है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कुछ आदिवासी इलाके से आए हैं, है ना, कुछ गाँव से आए हैं जिनको कुछ पता नहीं है। तो ये उनमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए आर मोर एजुकेशन एंड और लर्निंग रिलेटेड सच एज लर्निंग गोल्स, प्रायर नॉलेज, एजुकेशनल टाइप एंड एजुकेशनल लेवल। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन थी किसकी, लर्नर की। यहाँ पे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रायर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो यहाँ पे सीखते हैं, है ना। वो खुद भी सीखते हैं, वो ग्रुप में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि प्रायर नॉलेज क्या है किसी सब्जेक्ट के बारे में, उनको कितना पता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे एडमिशन लिया, है ना, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो आपने अगर मान आप बहुत सारे देखिए, मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो तकरीबन 40-50 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया होगा। तो उनको नॉलेज होगी कि हाँ ये है क्या। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनको भी पता होगा कि ये क्या है, उनको कुछ नहीं पता होगा। तो उनको देखना पड़ता है कि प्रायर नॉलेज है क्या। मान लीजिए आपको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ, इसी टॉपिक के बारे में। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। तो उनको काफ़ी नॉलेज है, वो इसे आसानी से गेन कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हो गया ना, इसमें आपको प्रायर नॉलेज कितनी है ये इसमें देखा जाता है। एजुकेशनल टाइप, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो एजुकेशनल टाइप वो कैसी है, यानी कि जो आपने सीखा है वो किस तरह से सीखा है। और एजुकेशनल लेवल, आपका एजुकेशनल लेवल क्या है, यानी कि आपने वो चीज़ें सीखी हैं, आपको कितनी आती हैं, है ना। जैसे यही टॉपिक है, कई स्टूडेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसानी से आएगा, कई स्टूडेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आएगा। कई स्टूडेंट को मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से आता है, कईयों को नहीं आता। तो ये देखना पड़ता है कि एजुकेशन लेवल क्या है आपका। तो किस में देखा जाता है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि पर्सनल में क्या है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक में क्या है, प्रायर नॉलेज, एजुकेशनल टाइप एंड एजुकेशनल लेवल। सो नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए रिलेट टू द ग्रुप और द इंडिविजुअल विद द रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये इंडिविजुअल से या ग्रुप से। यानी कि कोई ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ये उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ द सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप स्ट्रक्चर, प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल विद द ग्रुप, सोशबिलिटी, सेल्फ इमेज, मूड। अब देखें यहाँ पे क्या है कि सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि आपका जो ग्रुप कैसा, आप किस जगह से जुड़े हैं, किस ग्रुप से जुड़े हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं, है ना, कोई एक्टिविस्ट है, किसी ग्रुप से जुड़े, तो आपका जो सोचने का, समझने का नज़रिया वो वैसा ही होगा जैसा ग्रुप में सभी की सोच होगी। अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं तो आपको सोशल वर्क जैसा आपको सब कुछ दिखेगा। तो आप इंडिविजुअल हैं या आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या चीज़ है वो इससे जुड़ा होता है ना। जैसे आप किसी विशेष चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी सोच बिल्कुल वैसी आ जाएगी। आपकी खुद की इमेज, आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे बच्चों का ग्रुप है, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, तो सभी कहेंगे कि हाँ हम अपनी सेल्फ इमेज ऐसे बनाएं कि हम समाज में, सोसाइटी में आगे बढ़ पाएँ। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए कोग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से संबंधित है, ये माइंड से रिलेटेड टू सच थिंग एज अटेंशन स्पैन,
memory, mental procedure, and intellectual skill, which determine how the learner perceive, remember things, solve problem, organize and represent information in his her brain। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उनको पढ़ाया जाता है वो कितना अटेंशन होके सुनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 45 मिनट का लेक्चर होता है, साइंटिफिक प्रूफ है कि एक व्यक्ति 45 मिनट से ज़्यादा अपने एक जगह पे नहीं बैठ सकता, इसलिए लेक्चर 45 मिनट्स का ही होता है। तो उन्होंने क्या 45 मिनट्स में पूरा सुना, 5 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, कितना सुना, उन्होंने कितना अपने दिमाग में मेमोरी में स्टोर किया, मेंटल प्रोसीजर क्या है ना, कितना उन्होंने समझा है उसे, इंटेलेक्चुअल स्किल क्या है, यानी कि जो भी उन्हें पढ़ाया गया उन्होंने कितना उसे परसीव किया, कितना समझा, कितना जाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। कुछ बच्चे हैं देखिए, जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ध्यान से समझते हैं, उनको वो चीज़ आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में वो बात नहीं जा पाती। तो यही चीज़ें हैं कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग। देखिए कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग कुछ नया वर्ड नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिए, इसे समझिए, इसी से एग्ज़ाम से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, सिंपल से यहाँ पे बात क्या है, कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या है कि लर्निंग की शुरुआत, कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग की शुरुआत होती है यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो लर्निंग होती है। कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इज अम्ब्रेला टर्म रेफर टू एज लर्निंग एंड कंसेप्शन ऑफ टुवार्ड्स लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अम्ब्रेला टर्म्स हैं, है ना, तो इसमें क्या है कि लर्निंग और कंसेप्शन दोनों ही यहाँ पे आ जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या है कि कंसेप्शन ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लर्निंग की शुरुआत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना। अब हम वो सीखते कैसे हैं, वो जानते कैसे हैं, देखिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है हर एक चीज़ की, है ना, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है ना। कॉन्सेप्शन क्या है, कॉन्सेप्ट यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवधारणा, है ना, तो वो चीज़ें, ये अम्ब्रेला टर्म है। कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग लाइक कॉन्सेप्शन ऑफ टीचिंग affects an array of students learner behavior, which includes motivation to the study, approaches to study, perception of workload, and how they understanding what constitute knowledge and knowing, and all these relate to quality of learning। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें आती हैं कि लर्निंग क्वालिटी क्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्निंग बिहेवियर क्या है, आप किस तरह सीखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है। यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर समझाते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं, कुछ बच्चे ये भी वीडियो देखते सोचते होंगे हाँ हमें ये पहले नॉलेज पता है, कई बच्चे बहुत ध्यान से सीखेंगे ये नॉलेज उनको नहीं पता। लो लर्निंग बिहेवियर क्या है इसमें, जैसे स्टडी मोटिवेशन स्टडी आती है, यानी कि पढ़ने के लिए आप कितना इसमें मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी जो अप्रोच है स्टडी की वो कैसी है, कितना आपके ऊपर वर्कलोड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनकी लर्निंग सिंपल सा मतलब है कि आप लर्निंग करने बैठे हैं तो आप उसे कितना गेन कर रहे हैं, कितना गेन नहीं कर रहे, कितना मोटिवेट हो रहे हैं। आपको ये पता है कि आपको यूजी नेट का एग्ज़ाम देना है, क्या इस बार ही आपको देना है कि आपका लास्ट चांस है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पढ़ते वक्त आपने उसे कितना अंडरस्टैंड किया, कितना आपने नॉलेज उससे गेन की है, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग में। देखिए लर्निंग क्वालिटी क्या है कि आपने ये लेक्चर देखा, आपको पहली ही बार में अच्छे से आ गया, तो आपकी लर्निंग क्वालिटी बहुत हाई है, तो वो होता है कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। तो देखिए दो टाइप का है यहाँ पे, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अक्सर बच्चे ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक के ऊपर उनको बहुत सारा मटेरियल मिल जाए, स्टूडेंट हमेशा ही क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं, उनको ये तसल्ली होती है मन में कि हाँ हमारे पास इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि उनको कोई कहे टीचिंग एप्टीट्यूड 150 पेजेस का आपको है, आपके पास है, तो वो कहेंगे हाँ 150 पेजेस है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन क्या वो सारा ही काम का है ना। उनमें क्वांटिटी वो देखते हैं हमेशा, उनको हमेशा क्वालिटी देखनी चाहिए।
वो देखते हैं कि हाँ उनको ज़्यादा चीज़ें मिल गई, बस तसल्ली है उनको। लेकिन क्वालिटी हमेशा इंप्रूव करती है। अगर आपको 50 पेजेस का टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाए लेकिन वो क्वालिटी है उसमें, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका 150 पेज की बजाय 50 पेजेस का आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जब भी आप देखें, आप क्वांटिटी मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए, चीज़ की क्वालिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है। लर्निंग इज गैदरिंग एंड रिमेंबर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड करिक एन एक्युमुलेटिव मैनर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिंपल सी बात है कि लर्निंग गैदरिंग यानी कि जो आप सीखते हैं, जो आप रिमेंबर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चे सीखते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को बिट्स में सीखते हैं। बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। तो बिट्स में सीखने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में समझेंगे तो आपको वो बहुत जल्दी से याद होगा। जैसे इससे पहले मैं जो भी इतना पढ़ा चुका हूँ, आपने वो सीखा है, लेकिन वो बिट्स में सीखा है पूरा, है ना। तो उसके बाद आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे पहले आपने मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड किया, जैसे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपको 20 लेक्चर दिए, तो पहले आपने सारी चीज़ों को 20 लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा, फिर आपने उसे पूरा ही एक बार में याद किया, तो फिर आपने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, है ना। तो ये क्या चीज़ है कि आपने चीज़ों को सीखा है लेकिन टुकड़ों में। लर्निंग देयरफॉर इज मेड बाय कंटिन्यूअल नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड आइटम रिमेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कुछ सीखने बैठते हैं, जब भी लर्नर कुछ भी सीखने बैठते हैं, वो हमेशा फैक्ट्स को याद करते हैं, है ना। वो फैक्ट्स को याद करते हैं हमेशा, वो नंबर्स को याद करते हैं हमेशा। तो उससे क्या होता है, उनको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, वो क्वांटिटी सीखते हैं, है ना। वो देखते हैं कि मैंने आज पहला यूनिट कर लिया, मैंने 20 लेक्चर कर लिए, फिर पहला यूनिट कर लिया, फिर दूसरा तीसरा, मैंने 150 लेक्चर कर लिए, फिर मेरा यूनिट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और पूरा पेपर 1 है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। जैसे आपको कोई कहे हम आपको 150 लेक्चर देंगे, हम आपको 200 लेक्चर देंगे, तो आपको वो सीखना है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है। Contents to be learned are isolated and unrelated item। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जो भी आप सीखते हैं, यानी कि जो भी आपको कंटेंट या आपको दिया जाता है, वो अनरिलेटेड आइटम या आइसोलेट। यानी कि देखिए अनरिलेटेड आइटम क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ सीखी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि याद करने का तरीका है, आपने किसी से सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे ऐड करते हैं। हालांकि आपके वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए उसे सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सीन एज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी टू वन सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस है लर्निंग का, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप में या लर्नर में नॉलेज को ट्रांसमिशन हो रहा है, नॉलेज का यहाँ पे देखिए क्या है, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पे अथॉरिटी टू वन सेल्फ। यानी कि जैसे आप कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, वहाँ पे पढ़ते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अथॉरिटी यानी कि टीचर से, है ना, जो आपको पढ़ाते हैं वहाँ से आप तक क्या है, एक नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप में नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज आप में कर रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है। If a student who endorse a quantitative conception of learning, they will get memorization, learning and memorization material taught by teaching। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जब भी स्टूडेंट सीखते हैं, यानी कि जब भी देखें वो स्टूडेंट सीखते हैं, वो हमेशा क्वांटिटेटिव सीखते हैं, यानी कि हमेशा ही वो क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो गिनते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना मटेरियल उनको मिल गया है, यानी कि जो भी उन्होंने सीखा है टीचिंग के, यानी कि जो भी उन्होंने टीचर सीखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 13 है, इसके पहले मैं 12 लेक्चर देख चुका हूँ। तो आपको ये होगा कि मेरे को 12 लेक्चर पहले ख़त्म करने हैं, फिर 13वां करना है, फिर करते करते पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म करना है। यहाँ पे क्या है कि आप सीखते हैं नंबर्स में कि पहला लेक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करके। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
लर्निंग इज अबाउट मीनिंग मेकिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग है वो क्या है यहाँ पे क्या है कि आपको नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, है ना, वो कुछ भी आप नया सीखते हैं, जैसे ये लेक्चर है सभी के लिए नया है, आप ये सीख रहे हैं, तो ये आप किसके लिए सीखते हैं? अपनी खुद की समझ के लिए सीखते हैं, है ना। तो उससे क्या है, उसके बाद क्या है कि जैसे दुनिया दुनिया आपको सिखाते हैं, इनके वर्ल्ड आपको सिखाता है। जब देखिए यही सेम लेक्चर आप किसी और का देखेंगे, उसका पढ़ाने का तरीका अलग से होगा, यानी कि आपने नई चीज़ को सीखा, किसके लिए सीखा? अपने लिए सीखा, और जिससे आपने सीखा है उसका तरीका अलग है। फिर आप क्या करते हैं? उसी तरीके को अपनाते हैं, उसी चीज़ों को समझते हैं। यानी कि क्वालिटेटिव में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी लेक्चर है वो मुश्किल लगता है पढ़ने में, लेकिन जब आप उसे किसी अदर बुक से, अदर लेक्चर से देखते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। तो ये क्या है कि आप नई चीज़ सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक के पढ़ाने का नज़रिया अलग है, तरीका अलग है। लर्निंग इज़ देयरफॉर व्यूड एज ए डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखिए लर्निंग क्या है, ये हमेशा देखा गया है कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी देखिए ये हमेशा ही बदलता है, यानी कि हमेशा ही डेवलप होता रहता है। अब देखिए लर्निंग में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले लर्निंग होती थी बुक से, आज भी बुक से होती है, लेकिन आजकल यूट्यूब से है, फेसबुक से है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं आ गई है इसके अंदर। लर्निंग इज़ देयर फॉर कंटेंट टू बी लर्न आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरलेटेड एंड मे हैव द पोटेंशियल टू रिलेट वन सेल्फ। देखिए जो कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट क्या है कि जो भी आप सीखते हैं वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो जैसा भी हो, वो इंटरलेट आपस में करता है ना। तो वो इंटरलेट कैसे करते हैं? आप अपने तरीके से उसे सीखते हैं, यानी कि जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन वो आपस में क्या है, वो रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो यूनिट 1 से लेकर 10 तक पेपर 1 का जो सिलेबस है, उसमें देखिए बहुत सारे बच्चों को मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल लगता है, लेकिन ये क्या है, ये आपके सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे आपको समझना है, इसे आपको करना ही करना है ना। तो इसे आप क्या करेंगे? इंटरलेट करके चलेंगे। ये जैसे मान लीजिए आपने मैथ सीखा, पहले आपने परसेंटेज किया, फिर एवरेज किया, फिर रेशो किया, यही सारी चीज़ें आपके किस में काम आएगी? मैथ्स में भी और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी, यानी कि जो एक बार आपने चीज़ सीखी है वो काफ़ी जगह पे काम आ रही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मीनिंग बाय स्टूडेंट्स देमसेल्फ विद द फैसिलिटेशन ऑफ टीचर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखते हैं, यानी कि जो भी लर्निंग होती है वो किसके द्वारा होती है? वो टीचर्स के द्वारा होती है। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, आपको कौन सिखाता है? वो टीचर आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो आप एक टीचर से सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आप कुछ सीखते हैं वो हमेशा ही आप टीचर से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ी, आपने खुद से पढ़ी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई कोई चीज़, तो आप वीडियो को देखेंगे उसी टॉपिक से, अगर वो वीडियो मिल जाए तो आप उसे सीखेंगे। तो किससे आपने सीखा? टीचर से। मान लीजिए आपको वीडियो नहीं मिलती, तो आप अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी या किसी भी टीचर से आप उसे सीखेंगे। तो ये क्या होता है कि आपको जो भी नॉलेज दी जाती है वो एक टीचर के द्वारा ही दी जाती है। सो देखिए इसमें क्या है कि इफ़ ए स्टूडेंट इंडोर्स a qualitative conception of learning, it is likely that he or she will actively make sense of those newly taught material and relate to their existing knowledge। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई छात्र या जब भी कोई लर्नर कुछ सीखना, जो कुछ सीखता है क्वालिटेटिव में, है ना, तो उसमें क्या है कि वो नई चीज़ को सीखता है, वो नई नॉलेज को सीखता है, और उससे ये भी पता होता है कि उसे उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आपने ये लेक्चर पढ़ा है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन आपने पहले पढ़ा है, आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज भी होगी। तो इससे क्या है कि आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है? क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। सो देखिए नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स। अब देखिए जो करेक्टरिस्टिक्स है वो गुड लर्नर की कैसे हैं, देखें यहाँ पे। गुड लर्नर आर परसिस्टेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर गुड लर्नर इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल।
अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो गुड लर्नर है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे गुड लर्नर क्या है कि जो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं गुड लर्नर। यानी कि जो आपने देखिए मान लीजिए कोई किताब पढ़ी है या कोई लेक्चर यहाँ पे जहाँ से भी कुछ भी आपने सीखा है वो क्या है, वो आपने बहुत अच्छे से सीखा है, आप एक गुड लर्नर्स हैं, आप एक अच्छे समझने वाले हैं। हर कोई अच्छा लर्नर नहीं होता, है ना। तो इसलिए जो गुड लर्नर है वो हमेशा ही बने रहते हैं, वो हमेशा ही जैसे मान लीजिए आपके पढ़ने का तरीका है तो आपका तरीका वैसा ही हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर गुड लर्नर इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल। अब देखिए क्या है कि जो पढ़ने का जो तरीका है जो स्टूडेंट के लिए, वो क्या है, वो डेवलप होता रहता है, वो लगातार चलता ही रहता है। दे नो हाउ टू मेक यूज़ देयर नॉलेज, दैट इज़ हाउ इट कैन बी यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि वो ये जान पाते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो कैसी है ना, तो उसे यूज़ कैसे करना है जो उन्होंने सीखा है। जैसे आपने मान लीजिए जो चीज़ सीखी है, आपको ये यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसे कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, इसके बाद आपकी बारी आती है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। दे शेयर देयर नॉलेज विद अदर एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू जस्ट देमसेल्फ। दे नो वेरी वेल दैट नॉलेज इंक्रीज बाय शेयरिंग। अब देखिए जो आपने सीखा है वो दूसरों से आप क्या है शेयर करते हैं, साझा करते हैं। इससे क्या है कि ये आप तक नहीं रहती, ये आप तक सीमित नहीं रहती नॉलेज। ये क्या होता है कि दूसरों तक भी आपकी नॉलेज पहुंचती है। जैसे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये नॉलेज मुझ तक नहीं है, ये आप तक भी पहुंच रही है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती है और सामने वाले की नॉलेज भी बढ़ती है। दे आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशन विच वीकन द लर्निंग एबिलिटीज सच एस एंग्री, जेलस, ग्रीड एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इमोशन यहाँ पे नहीं आता। नेगेटिव इमोशन क्या है, आप में जेलसी नहीं आएगी, आप में एंगर नहीं आएगा, ये सारी चीज़ आप में नहीं आएंगी अगर आप एक गुड लर्नर है तो। दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट समथिंग दैट दे न्यू दे डू नॉट they are always curious to learn about something they do not know, they are always in search of new knowledge। अब देखिए जो गुड लर्नर होता है उसको जो चीज़ नहीं आती वो हमेशा ही उसे जानने के लिए क्या है, एक्साइटेड रहता है, क्यूरियस रहता है। वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि उनको नई नॉलेज मिल सके। दे ऑलवेज फाइंड टाइम टू रीडिंग, एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग द इंफॉर्मेशन दे हैव गैदर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उन्होंने जो भी कुछ सीखा है उसे, जो उन्होंने पढ़ा है, तो पहले उसे वो पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसे वो एवेलुएट करेंगे कि अब वो चीज़ सही है, गलत है, क्या है। यानी कि जो भी उन्होंने जो सीखा है, जो उनके पास जानकारी है, क्या वो सही है, क्या गलत है, क्या उन्होंने सीखा है, कितना सीखा है, सब कुछ वो उसे करके देखते हैं। दे एन्जॉय लर्निंग एंड डोंट डिसहार्टन ओवर द हार्डशिप विद द अराइज इन द जर्नी ऑफ लर्निंग। अब देखिए जब भी वो सीखते हैं वो किसी भी, जैसे हार्डशिप है, जो कोई भी उनके सामने कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, वो से कभी भी क्या होते हैं कि डिसहार्ट नहीं होते, इनकी कभी वो उदास नहीं होते, निराश नहीं होते। वो हमेशा ही सीखने का जैसे कहते हैं ना, एंजॉयमेंट करते हैं, आनंद लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैथ रीजनिंग नहीं आता, लेकिन जब भी एक अच्छा गुड लर्नर होगा, सीखने वाला होगा, वो हमेशा ही कोशिश करेगा कि वो अपनी जो चीज़ को सीखता है वो उसे आसानी से सीखे, उसे किसी भी तरह की निराशा ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें नई चीज़ सीखने को मिल रही है। इसलिए वो क्या होते हैं, वो रोमांचित हो जाते हैं एकदम से, है ना, वो चीज़ें। दे हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, दे सीक टू लर्न न्यू थिंग while finding answer to their question, as said by Langer, if we would have to new knowledge we must get the whole world of new question, so getting answer also leads to another set of question and the learning continues। अब देखें यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात, जो लर्नर है उनके पास क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। जब भी वो नई चीज़ को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी गुड लर्नर है, कोई भी अच्छा सीखने वाला है, या जैसे आप ही हैं, तो आपके पास बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे। आपके जो भी आप सीखते हैं उससे रिलेटेड, आप जो भी आपने नई नॉलेज सीखी है, जो भी आप नई चीज़ को सीखते हैं, तो
आपके मन में जो भी क्वेश्चन है तो पहले आप उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो आपके मन में सवाल है उनका सही आंसर है क्या, है ना। जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, इसका बेसिक है, सब कुछ आपको यहाँ पे जानना है। जैसे लैंगर कहते हैं यहाँ पे कि अगर हमें नई नॉलेज ज्ञान करनी, नई नॉलेज हमें प्राप्त करनी है, अगर हमारे पास कोई न्यू नॉलेज है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, लर्नर करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपके पास क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का ढेर लग जाता है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करते करते जब भी आप अपने क्वेश्चन का हल ढूंढ लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप नई नॉलेज के लेते हैं, फिर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप नई नॉलेज लेते रहेंगे आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे। दे हैव द एबिलिटी टू एसोसिएट न्यू नॉलेज विद व्हाट दे नो ऑलरेडी, देयर नॉलेज बेस इज़ अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली। अब देखिए जब भी आपके पास न्यू नॉलेज जुड़ती जाती है ना, जब भी आपके पास आती है ना, जब भी आप जुड़ती जाती है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पहले से आपको पता है, लेकिन जब आपने कोई नई चीज़ फिर से सीखी है तो पहले से जो आपने जो चीज़ सीखी हुई है, जो नई चीज़ आपने सीखी है वो उसमें ऐड हो जाती है। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ा था, इसके पहले आपने जो 12 लेक्चर मेरे देखे हैं, अब आपने ये 13वां लेक्चर देखा है, तो उसमें क्या है कि आपको ये चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी, ये चीज़ उसमें जुड़ जाएगी। तो ऐसे करते करते जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे उसमें क्या है कि आपको पूरा ही पेपर 1 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आप देखिए कि जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर है, वो बहुत अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है ऑल ह्यूमन बींग्स यूज़ ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से सीखते हैं। दीज वेरी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्न। अब देखें यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, वो जो और है आपका दोस्त है वो अलग तरीके से पढ़ेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि पढ़ने का नज़रिया और सीखने का नज़रिया बहुत अलग है। देखिए क्लास में जैसे 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो जब टीचर उनको पढ़ाते हैं तो टीचर के द्वारा हर कही गई बात को हर एक बच्चा याद नहीं रख पाता, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनकी बातों को फॉलो करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं और क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो टीचर सबको सेम पढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या है, वो बच्चे थोड़े एडवांस हो जाते हैं जो ध्यान देते। तो इससे मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ जो लर्निंग है वो अलग अलग तरह से हैं। अब देखिए वही टीचर का लेक्चर सुन के कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, वही पढ़ के बच्चे क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि लर्निंग का मतलब है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, किसकी है, लर्निंग की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आती है सिग्नल लर्निंग। तो देखिए सिग्नल लर्निंग क्या है, द इंडिविजुअल लर्नर टू मेक ए प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू ए सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको इस चीज़ के बारे में पहले पता है, लेकिन आपको एक सिग्नल मिला, एकदम से रिस्पॉन्स मिला आपको, तो आपको वो चीज़ फट से याद आ गई। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक देखा है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड पहले भी कोई चीज़ पढ़ी हो गई, तो एकदम से सिग्नल मिलेगा, वो चीज़ आपस में इंटर रिलेट हो जाएगी, तो वो है सिग्नल लर्निंग, यानी कि सिग्नल के द्वारा या पढ़ना। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखी जाती है कि जैसे सिग्नल लर्निंग आप ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसे किसी से कोरिलेट भी कर सकते हैं, या पढ़ते पढ़ते आपको एकदम से वो चीज़ दूसरी याद आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, अब आपके दिमाग में एक सिग्नल आपको मिल रहा है कि हाँ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है लर्नर के लिए, है ना, ये टीचिंग के लिए नहीं है, ये किसके लिए, लर्नर के लिए। तो इसे कई बार देखिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड SR लर्निंग। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब देखिए ये तो है दूसरा पॉइंट, लेकिन कई बार सिग्नल को भी SR लर्निंग कह देते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उत्तेजना। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या है, द लर्नर एक्वायर्स ए प्रीशियस रिस्पॉन्स टू द डिस्क्रिमिनेट स्टिमुलस, what is learned is a connection or Skinner term a
डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंड समटाइम कॉल एन इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती क्या है, जब भी आप कोई नॉलेज लेते हैं, जब भी कोई लर्निंग चीज़ें जब भी आप लर्निंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसका कनेक्शन क्या है, वो किससे कनेक्ट कर रही है। जैसे मैं आपको ये टाइप्स ऑफ लर्निंग दे रहा हूँ, आप ये पढ़ रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, ये रिलेटेड है आपका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से। तो आपका कनेक्शन हो गया ना ये वाला। तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका किसी से कनेक्शन होना, किसी से कनेक्ट करना, वो होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। सो नेक्स्ट है चेनिंग। अब देखिए व्हाट रिक्वायर इज अ चेन इफ टू और मोर सच लर्निंग हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब बाय फिजिकल और वर्बल रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज रिक्वायर। अब देखिए चेन होती है ना, चेन बनी होती है ना ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे चेन बनी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए चेन में क्या है कि जब भी आप चीज़ कोई पढ़ते हैं, जैसे आपने मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ी है ना, जैसे व्हाट रिक्वायर इज ए चेन इफ़ टू और मोर सच लर्निंग हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब बाय फिजिकल और वर्बल रिस्पॉन्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपने पढ़ी, चाहे वो आपने फिजिकली तौर पे पढ़ी हो, चाहे आपने वो वर्बली बोल के पढ़ी हो, जैसे भी है। जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो है चेनिंग, है ना। तो आप मान लीजिए आपने कोई दो टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद आपने तीसरा टॉपिक पढ़ा, वो चेन बन गई आपस में, तो आपने वो टॉपिक को साथ में इंक्लूड कर लिया। जैसे मैंने कल लेक्चर दिया था लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का, आज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग का। अब देखें यहाँ पे, जैसे आप पहले वो देखेंगे, फिर आप लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर आप टाइप्स ऑफ लर्निंग देखेंगे, ये क्या है आपस में, ये एक चेनिंग हो गई, है ना। तो दो या दो से ज़्यादा क्या है टॉपिक पढ़ना, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो फिजिकली हो। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए वर्बल एसोसिएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्बल एसोसिएशन इज द लर्निंग ऑफ चेन दैट इज वर्बल। बेसिकली द कंडीशन रिजेंबल दोज फॉर अदर chain. However, the presence of language in the human beings make this special type of chaining because internal links may be selected from the individual previously learned repertoire of language. अब देखें यहाँ पे क्या है, सिंपल सा वर्बल एसोसिएशन क्या है। जब भी हम कोई चीज़ बोल के पढ़ते हैं या समझते हैं, है ना, तो वो है वर्बल। अब देखिए मान लीजिए कि ये किताब है, जैसे आपको मान लीजिए कोई आप पेपर वन की किताब पढ़ते हैं, तो आप उसे अपने तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन कोई आपको वो अलग तरीके से समझा दे, आसान भाषा में वही चीज़ समझा दे, है ना, तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। क्योंकि देखिए जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए आपको बुक की लैंग्वेज मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप उसे आसान भाषा में जब आप उसे पढ़ते हैं या आपको कोई समझाता है आसान भाषा में, तो आपको वो जल्दी समझ में आता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप उसे आसान भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक को समझना है, भाषा से कोई मतलब नहीं है, आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो होता क्या है कि आपने जो पहले सीखा होता है ना, तो उससे आपको एक लिंक मिल जाता है कि आपने, जैसे मान लीजिए आपने 10 टॉपिक पढ़े, अब 11वां टॉपिक जब आपने पढ़ा आपको मुश्किल लगा, लेकिन जब आपने आसान भाषा में पढ़ा तो आपको वो भी आ गया, तो आपस में क्या है, आपका लिंक उसमें हो गया, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो भी आपकी चेन होगी, क्योंकि ये देखिए ये भी एक तरह से चेनिंग है। जैसे आप हर एक टॉपिक करते जाएंगे वो आपकी चेनिंग उसमें बनती जाएगी। यानी कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं आसान भाषा में, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ह्यूमन बीइंग मेक दिस स्पेशल टाइप ऑफ चेनिंग। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो लैंग्वेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लैंग्वेज मुश्किल लगती है आप उसे आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, मतलब क्या है, सिर्फ चीज़ों को पढ़ना या समझना। सो ये है वर्बल एसोसिएशन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए द इंडिविजुअल learners to as a number of different stimuli which may resemble each other in physical appearance to greater or lesser degree. It includes the fact which can be distinguished easily. अब देखिए मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जैसे कोई बच्चा बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई बंगाल से है,
कोई महाराष्ट्र से है, कोई साउथ इंडिया से है। सो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेट से सारे स्टूडेंट हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा और यूपी के हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जब वो कहीं और जाते हैं, लेकिन जब उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ता है तो उनको इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आती है। ऐसा ही जैसे दिल्ली में स्टूडेंट है, मुंबई में है, या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी ने पढ़ी नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम उनको आसान लगता है। तो टॉपिक वही है लेकिन समझने का नज़रिया है, कुछ ऐसे हिंदी में समझेंगे हिंदी में, कुछ ऐसे इंग्लिश में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, यानी कि वो चीज़ें उन्होंने सीखी नहीं होगी, लैंग्वेज का फ़र्क हो गया। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कि हर एक, जैसे मान लीजिए कि कोई दिल्ली का बच्चा है, मुंबई का बच्चा है, वो मान लीजिए वो काफ़ी पढ़ने में आगे है, लेकिन बिहार के हो गए या यूपी के हो गए या कहीं और से हो गए, लेकिन वो पढ़ने में ज़्यादा उन्होंने इतना खास नहीं पढ़ा। तो जब टॉपिक चलता है तो उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती। तो ऐसे ही होता है कि जब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में ऐसा होता है कि जब भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें बहुत हायर नॉलेज वाले बच्चे भी आते हैं और बहुत लोअर नॉलेज वाले बच्चे भी आते हैं। यानी कि टॉपिक सेम है लेकिन कई बच्चों ने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। अब जिन्होंने पढ़ा है उनको आसान लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको वीडियो फिर से एक बार देखना पड़ेगा ताकि वो इसे आसानी से समझ पाएँ। Principal learning. It includes the list of concept. It has essentially the concept learning as precondition of this learning. अब देखिए प्रिंसिपल लर्निंग क्या है, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, इनकी जितने कॉन्सेप्ट है सबकी लिस्ट आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंसेप्ट लर्निंग है वो प्री कंडीशन है लर्निंग के लिए। यानी कि जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं वो पहले से ही तय होता है कि आपको आज पढ़ना क्या है ना। जैसे आपको मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो पहले से तय था आपको मैं टॉपिक आज पढ़ाऊँगा, कल मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो प्रिंसिपल लर्निंग क्या है, जब भी आप चीज़ों को समझते हैं तो वो कंसेप्ट की लिस्ट होती है कि आपको आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, ऐसे करके। तो वो सारी चीज़ें ही प्री कंडीशन में डिसाइड होती है। आप ये देखते हैं कि आज मेरे को ये पढ़ना है, होता है क्या है सबसे पहले हम आसान चीज़ को पकड़ते हैं, फिर मुश्किल करते करते एंड तक चले जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट की लिस्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट है कंसेप्ट लर्निंग। द लर्नर एक्वायर्स द एबिलिटी टू मेक कॉमन रिस्पॉन्स टू द क्लास ऑफ स्टिमुली इवन though the individual members of the class may differ widely from each other. The learner is able to make response that identifies an entire class of object of events. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में देखिए सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्सेप्ट का। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसमें मेन चीज़ क्या होती है कॉन्सेप्ट की। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि क्लास है ना, क्लास है, जैसे आप इंडिविजुअल मेंबर है। देखिए इंडिविजुअल मेंबर होता है कि मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है, हर कोई इंडिविजुअल है उसमें, आप भी इंडिविजुअल है, क्योंकि देखिए समझना आपको है। पूरी क्लास का मतलब आपका ग्रुप, इंडिविजुअल मतलब आप खुद, यानी कि क्लास में बैठे हुए ही आपको खुद से समझना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप चीज़ समझते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स देना होता है कि ताकि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको वो समझ में आए। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक क्लास में चल रहा है, जैसे यही टॉपिक क्लास में चल रहा है या कोई भी टॉपिक क्लास में चल रहा है, तो 50 बच्चे उसे सुन रहे हैं, तो आपको वो कितना समझ में आया, तो आपको साथ में रिस्पॉन्स दे रहा होता है, वो होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें देखिए सेम होती है, मेन बात होती है कॉन्सेप्ट की। हम कहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाएँ, एग्ज़ाम में हम पास हो जाएंगे, कभी भी नहीं ऐसा होगा। होता क्या है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आप समझिए टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च क्या है, पूरा सिलेबस समझिए, पेपर 1 का क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना क्या है, लर्निंग क्या है, कि आप कॉन्सेप्ट को कितना बारीकी से समझ रहे हैं। जब भी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है वो आपको यहाँ पे देना होता है।
सो नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत है लर्नर में। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब, देखिए इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला। जैसे मान लीजिए आप है, आपका मान लीजिए ग्रुप है 100 लर्नर का, तो आप उसमें इंडिविजुअल हैं। आपको खुद से समझना है कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। बहुत सारे देखिए लर्नर हैं लेकिन सबका स्टाइल अलग अलग है। देखिए इन केस ऑफ लर्निंग वन साइज फिट्स ऑल इज़ नॉट ट्रू। अब देखिए लर्निंग में क्या होता है कि एक ही साइज़ सब पे फिट हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये कभी भी सत्य या ट्रू नहीं होता। क्योंकि देखिए हर एक का पढ़ने का नज़रिया अलग से है। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को उसी लैंग्वेज में समझ आए, उसी भाषा में समझ आए। कई बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, वो हिंदी मीडियम में हमारा लेक्चर देखेंगे। कईयों को हिंदी में समझ नहीं आएगा, वो इंग्लिश में देखेंगे। कईयों को ये समझ नहीं आएगा, वो किसी और से देखेंगे। कईयों को बुक से समझ नहीं आएगा, वो यहाँ से देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई लर्निंग करते हैं, हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक कोई अपने नज़रिए से पढ़ता है। नॉट एवरीवन कैन लर्न इन द सेम मैनर। अब देखिए सभी पढ़ने का नज़रिया अलग अलग है। मेरा पढ़ने का नज़रिया अलग है, आपका अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल सम स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी विद लाउड म्यूज़िक, अदर नीड ए कॉम इन्वायरमेंट। अब देखिए जहाँ पे लाउड म्यूज़िक बज रहा हो तो स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट, उनको क्या है कि शांत वातावरण चाहिए। वैसे भी ऑब्वियसली बात है, जब भी लाउड म्यूजिक बज रहा हो तो कोई भी उसे पढ़ नहीं पाएगा उसमें। सम लर्नर कैन बी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन कोर्सेज बट अदर में प्रेफर टेक्स्ट बुक ओवर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। अब देखिए कुछ जो लर्नर हैं वो कंफर्टेबल होते हैं ऑनलाइन कोर्स में। जैसे हमारा एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वीडियो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको वीडियो के साथ PDF नोट चाहिए, उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है ना। तो ऑनलाइन कोर्स में कुछ स्टूडेंट कंफर्टेबल है। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमें ऑनलाइन कोर्स नहीं बढ़िया, हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। तो ये देखिए नज़रिया अलग अलग हो गया ना। कुछ बच्चे हमसे नोट्स मंगवाते हैं घर बैठे, वो इन्हीं बुक से पढ़ते हैं अपने तरीके से। कुछ जो है नोट्स के साथ साथ ये वीडियो देखते हैं, उनका अलग से नज़रिया है। दस देयर आर डिफरेंस अमंग लर्नर, दीज डिफरेंस आर डिस्कस्ड बिलो। देखिए मैं स्लो इतना आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि ताकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लर्नर में। अब देखिए डिफरेंस क्या है, इंटेलिजेंस। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है इंटेलिजेंस की। देयर इज़ ए डिफरेंस इन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ डिफरेंट लर्नर्स। इट कैन अफेक्ट their ability to grasp content. Some learners can understand quickly while others may need to spend more time. It also affects their ability to remember, recall and reinforce. अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात आती है इंटेलिजेंस की। अब देखिए बहुत सारा फ़र्क है इंटेलिजेंस में। अब देखिए सभी का जो दिमाग है वो एक ही बार में ऐसा काम नहीं करता। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस में क्या है कि लेवल अलग है। जैसे मान लीजिए कि चार यहाँ पे लर्नर हैं तो सभी का माइंड एक सा नहीं होता। कुछ सुपर फास्ट होंगे, कुछ सुपर स्लो होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ कैसे होंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे लिखा है बहुत सारे बच्चे देखिए ऐसे हैं, वो हर एक चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन कईयों को उसके ऊपर बहुत टाइम देने की ज़रूरत होती है, उसे वो बहुत टाइम देने के बाद समझ पाते हैं। कुछ बच्चे आसानी से करते हैं, कुछ बच्चे क्या है उनको टाइम देते हैं सेम टॉपिक पे, तो होता क्या है उनको समझने में दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पे बात आती है रिमेंबर, रिकॉल और रीइंफोर्स की, यानी कि चीज़ों को याद करना। ठीक है, चीज़ों को याद करना, उनको रिकॉल करना, चीज़ों को याद करना, याद रखना और फिर उसे रीइंफोर्स करना। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तुरंत उन्हें भूल जाता है, कुछ बच्चों को हमेशा ही याद रहता है। आप देखिए आपने 1 साल पहले जो भी चीज़ पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब पढ़ा होगा, PhD में पढ़ा होगा, तो आपको वो चीज़ें कुछ ना कुछ अभी भी याद होंगी। कई बच्चों को सब कुछ भूल गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस का डिफरेंस है।
नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। अब देखिए एप्टीट्यूड क्या है, दिस इज एबिलिटी टू डू समथिंग। अब देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है कि कुछ करने की योग्यता। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, टीचिंग के साथ एप्टीट्यूड को कुछ करने की क्षमता, है ना, कुछ करने की एबिलिटी। द लर्नर्स एप्टीट्यूड अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। In many research study, it has been found that higher level of aptitude result in better performance in learning and retaining it. It is also related to critical thinkers of learner. अब देखिए जब भी आपने कोई चीज़ पढ़ी है, आपको दिखना है वो चीज़ सही है, गलत है, क्या है, तो आप उसे कैसे समझेंगे? आप उसे समझेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा। मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा, क्या वो टॉपिक अच्छा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग से ही पता चलेंगी। यानी कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कुछ करने की एबिलिटी। जब भी आप किसी चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना, जब भी आप किसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो एप्टीट्यूड के द्वारा आपकी परफॉर्मेंस पे क्या है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखिए बहुत सारी रिसर्च स्टडी में ये पाया गया है जो हायर लेवल ऑफ एप्टीट्यूड है वो बेटर है किससे, लर्निंग से, है ना। हायर लेवल ऑफ एप्टीट्यूड रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस इन लर्निंग एंड रिटेनिंग। यानी कि जो हायर लेवल का एप्टीट्यूड है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है किसमें, लर्निंग और रिटेनिंग में। यानी कि देखिए जो भी आपने चीज़ पढ़ी है, आपने क्रिटिसाइज़ किया है, आपने समझा है अच्छे से, है ना, आपको पता है कि ये है। जैसे एप्टीट्यूड का योग्यता मतलब होता है हिंदी में कि आपने जो चीज़ पढ़ी है ना, आप में कुछ स्पेशल चीज़ है, आप चीज़ों को आसानी से समझ रहे हैं, है ना, आप में थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप में क्या है, वो हायर नॉलेज आ गई, हायर लेवल की नॉलेज आ गई। क्योंकि देखिए हर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएगा, हर एक को नहीं पता चल पाएगा कि क्या चीज़ बढ़िया है क्या नहीं बढ़िया। मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से 10 स्टूडेंट एप्टीट्यूड को फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ आती है एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट है एज। देखिए एज इफेक्ट टू क्यूरियोसिटी टू लर्न। वी नो दैट किड्स आर मोस्ट curious to acquire new knowledge, but as we grow older our curiosity level decrease। अब देखिए एज का डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनको हर एक चीज़ जो सीखनी होती है, उनको क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन जब जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा क्यूरियोसिटी लेवल बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब देखिए जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना, तो आप में बहुत सारी चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में एक ही सवाल है कि फटाफट ये ख़त्म हो, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और हम पीएचडी करें या किसी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाए। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्यूरियोसिटी लेवल बिल्कुल आपका डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि आपकी देखिए एज हो चुकी है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपको ये क्यूरियोसिटी है कि जल्दी से जल्दी हमारी जॉब लग जाए, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो एज के अकॉर्डिंग होता क्या है, क्यूरियोसिटी लेवल डाउन हो जाता है। तो आप यही भाग दौड़ में रहते हैं, फटाफट हम जो भी करें उसको ख़त्म कर दें। आप ये नहीं देखते कि हम क्या नई चीज़ सीख रहे हैं। आपको ये होता है कि हाँ ये जो सीखा है इसे ख़त्म करना है, एग्ज़ाम देना है, बात ख़त्म। तो होता क्या है कि एज के अकॉर्डिंग हमारा क्यूरियोसिटी लेवल डिक्रीज़ होता है। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में, बताइए कि जो क्यूरियोसिटी लेवल है एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है घटता है, आपको लिखना है घट जाता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। देखिए एवरी लर्नर मे हैव डिफरेंट मोटिवेटिंग फोर्स फॉर लर्निंग ए स्किल और एनीथिंग एल्स। इट कुड बी डिज़ायर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर सैलरी, बिजनेस सक्सेस, ए हॉबी और फुलफिलमेंट, पेरेंट्स विश एटसेट्रा। इट विल हेल्प लर्नर इन स्टेइंग फोकस्ड। अब देखिए दुनिया में हर व्यक्ति, हर पर्सन लर्नर है, ठीक है। अब देखिए उनको मोटिवेशन करना ज़रूरी, मोटिवेट करना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। साथ में आपको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे आपको डरा देते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, ये ऐसे है वो वैसे, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है मोटिवेट करने की। अब मोटिवेट कैसे किया जाता है, आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे पहली ही बार में बच्चों ने जेआरएफ किया, पहली ही बार में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया,
अगर वो पहली बार कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इससे आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है अपने आप को लेके कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो मोटिवेशन लेवल बहुत अलग तरीके से हो सकता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की डिज़ायर है, जैसे आपको है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे या कहीं पे पीएचडी करने लगेंगे, है ना। तो बेटर सैलरी। अब देखिए मोटिवेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो कहीं पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसे जितनी सैलरी मिल रही है वो अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, है ना, तो और वहाँ पे काम करेगा, वो अच्छे से काम करेगा अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मोटिवेशन का काम करती हैं। मोटिवेशन कैसे, जैसे मान लीजिए बिजनेस है, कोई बंदा है वो 10 रुपये की मान लीजिए चॉकलेट बनाता है, अब वो मान लीजिए उसका रेट 12 रुपये हो जाए, उसका जो काम है वो डबल हो जाए, तो वो मोटिवेट होगा ना, वो आगे और बिजनेस को बढ़ाएगा। और साथ में देखिए जो पेरेंट्स की जो फीलिंग है, विश है, जैसे आप कहते हैं कि ये मेरा सपना है, ये मेरे घर वालों का सपना है कि मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ, है ना, वो चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको वो मोटिवेट करते रहते हैं। सो नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। द पर्सनैलिटी ऑफ ए लर्नर ऑल्सो इम्पैक्ट हिज एबिलिटी टू लर्न। हिज इंट्रैक्शन विद अदर विल डिपेंड ऑन हिज पर्सनैलिटी। अब देखिए हर एक की जो पर्सनैलिटी है ना, वो अलग है। जैसे पर्सनैलिटी है लर्नर की, वो भी उसकी लर्न की एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अब देखिए जो उसका इंट्रैक्शन है अदर लोगों से, वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट सच एज एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉशियसनेस, यहाँ पे न्यूरोटिज्म एंड ओपननेस आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस, एकेडमिक अचीवमेंट, लीडरशिप एंड वेलबींग। अब देखिए जो आपकी पर्सनैलिटी है वो लीडरशिप में कैसी है, एकेडमिक अचीवमेंट में कैसी है ना, जॉब परफॉर्मेंस में कैसी है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए जो हर एक जो व्यक्ति है, जो हर एक पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी। जैसे देखिए कुछ कईयों की पर्सनैलिटी है वो जल्दी से जल्दी ही बातों को एग्री कर लेते हैं, वो आराम से दूसरों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं अपना, है ना। हम कहते हैं ना ये व्यक्ति, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे वो डिपेंड करता है, उसका आपस में तालमेल कैसा है लोगों के साथ। प्रायर नॉलेज। अब देखिए प्रायर नॉलेज क्या है। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर also make a difference in his learning ability. A learner will be able to learn better if he is able to relate it with his other prior knowledge. If a person does not know the basic mathematical operation, then how will he learn advanced mathematics? So prior knowledge and experience of learner affects his learning. अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायर नॉलेज, आपको चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए, तब आप उसे आसानी से समझेंगे। जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब जिनको इसके बारे में पता होगा कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है ना, टाइप्स ऑफ लर्निंग होती क्या है, तो वो उसे आसानी से समझेंगे। जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ उनके ऊपर से चला जाएगा। तो आपको चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होती है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को या आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पता, आपको पता ही नहीं है प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है, तो आप एडवांस लेवल का मैथ कैसे कर पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं हमें डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल लगता है, ये पहाड़ है, ये से हम तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रपोर्शन, ये 3 चैप्टर आसानी से करेंगे, तो आपका मैथमेटिक भी हो जाएगा, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, आपको प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए परसेंटेज, एवरेज, मैथ का आना ज़रूरी है। अगर आप वो करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन आसानी से करेंगे। अगर आपको वही नहीं आता तो आप कभी भी डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल। अब देखिए लर्निंग स्टाइल हर एक का अलग अलग है। एवरी लर्नर हैज़ ए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। सम नीड कंप्लीट साइलेंस वाइल अदर नीड म्यूजिक टू कॉन्सेंट्रेट। अब देखिए लर्निंग स्टाइल अलग से है। कुछ बच्चों को या कुछ लर्नर को बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस होता है, पढ़ने के लिए चाहिए। कुछ बच्चों को साथ में थोड़ा सा म्यूजिक चाहिए, वो उसमें पढ़ सकते हैं। सम में लर्न बेटर विद डिस्कशन, विद अदर में लाइक टू स्टडी अलोन।
अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को चीज़ों को जैसे डिस्कस करके पढ़ना पसंद है। जैसे कोई टॉपिक है 4 बच्चों में या 4 दोस्तों में डिस्कस किया, नॉलेज ली, उनको आ गया। लेकिन कुछ बच्चों को खुद से पढ़ना, अलग से पढ़ना अच्छा लगता है। तो लर्निंग स्टाइल अलग हो गया ना। सम में प्रेफर ई बुक एंड अदर ऑनलाइन मटेरियल वेयर एज अदर में बी मोर कंफर्टेबल विद टेक्स्ट बुक। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं वो ई बुक, जैसे हमारा PDF नोट से बहुत सारे बच्चे लेते हैं, परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे वो पढ़ लेते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, तो कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक मंगवा के पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है। पढ़ना तो है ये, लेकिन स्टाइल अलग है उनका। सो नेक्स्ट है एटीट्यूड, ये लास्ट पॉइंट है। देखिए द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर इज़ ऑल्सो ए वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। ए पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प इन लर्निंग इफेक्टिवली। The different aspect of attitude such as interest, open-mindedness, cheerfulness, prejudice and affection help in shaping the personality of the learner। अब देखिए एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। एटीट्यूड आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। एटीट्यूड क्या है कि जैसे आपने चीज़ पढ़ी, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आ गया, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आ गई, आपका एटीट्यूड हाई लेवल का हो जाएगा। आप समझेंगे कि बाकी बच्चे बेवकूफ़ हैं, मेरे को सब कुछ पता है। तो वो होता है नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं कि चाहे कोई आपसे छोटा है, चाहे कोई आपसे बड़ा है, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये है आपका एटीट्यूड, है ना। आपका किस में इंटरेस्ट है, आपका खुले विचार हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड में आती हैं। तो हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना चाहिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड का। नेगेटिव मतलब आपको चीज़ें आ गई, आपने सोचा इसके बाहर कुछ नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है। पॉजिटिव क्या है, आपको चीज़ें आ रही है और आप बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं आगे, तो वो होता है आपका एटीट्यूड। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है। देखिए इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग द लर्नर शुड बी इन कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। डिफरेंट लर्नर कैन बी कंफर्टेबल इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। सम कैन बी लर्न better in group or if they are other learner around them, such as in a library, whereas some other may prefer learning individually। अब देखिए ये सेम इन्वायरमेंट वाला सेम फैक्टर है लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड। अब देखिए इन्वायरमेंट क्या है, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे खुद से अलग से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट चाहते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा म्यूज़िक चाहते हैं। तो कुछ बच्चे देखिए हर एक तरह से जो पढ़ने का जो स्टाइल है वो अलग है, जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। कुछ ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना, कई बच्चों को खुद से पढ़ना, अलग पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हेल्थ। द हेल्थ ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस हिज एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल। ए लर्नर विद पुअर हेल्थ विल नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। द टीचर शुड take extra care of student with poor health। For example, a student with poor eyesight can be seated in the first row in the classroom। अब देखिए जो हेल्थ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप चीज़ें आसानी से पकड़ पाएंगे, कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप चीज़ों को आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी की आंखें कमज़ोर हैं, किसी की पुअर आईसाइट है, तो टीचर क्या करेंगे, उसे क्लास में सबसे पहले फर्स्ट रो में बिठाएंगे ताकि वो अच्छे से देख पाए, समझ पाए। तो ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, जब क्लास में मान लीजिए कि किसी बच्चे की आंखें कमज़ोर है, पुअर आई साइट है, तो ऐसे टीचर आप क्या करेंगे, तो उसे आप आगे बिठाएंगे फर्स्ट रो में। तो ये जो चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेंगे। मेरी हर एक बात का यहाँ पे मतलब है, उससे क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से करिए। द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द लर्नर आर नॉट एड्रेस इन अ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंस है लर्नर में, ये टीचर में नहीं आता, ये आता है सिर्फ लर्नर में। अब देखिए जो लर्नर है वो अलग अलग तरह के हैं। कुछ बच्चे पढ़ने बढ़िया हैं, कुछ नहीं बढ़िया है, कुछ पुअर है, कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, कुछ ऑर्डनरी हैं,
कुछ नॉर्मल हैं, है ना। तो ये आती है इंडिविजुअल डिफरेंस, किस में आता है, लर्नर में। अब ये टीचर में नहीं आता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में नहीं आता, क्योंकि देखिए टीचर ने तो पढ़ाना है, टीचर का काम है 50 बच्चों को एक बार में पढ़ाना। तो मेन काम किसका है, बच्चों का पढ़ना, उनको कैसे समझ में आ रहा है। एज इन दिस मेथड द टीचिंग एक्टिविटी आर वन साइज फिट ऑल टाइप। अब देखिए इसमें जो टीचर की एक्टिविटी वो कैसी होती है, वन साइज फिट्स ऑल टाइप। क्योंकि देखिए जैसे वो 50 बच्चों को पढ़ा रहा है या 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको ये देखिए लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे इंडिया के बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ में एक ही स्टाइल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा क्या मतलब है, वन साइज फिट ऑल, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हर एक को समझ में आए। वो टीचर का हमेशा यही होता है कि टीचिंग एक्टिविटी में जो वो पढ़ा रहा है बच्चों को वही समझ में आए। तो बच्चों को कैसे समझ में आता है, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, ये लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है। But in case of learner-centered method of teaching, the individual needs and difference of the student are addressed, and also student have two options to learn as per their comfort level. अब देखिए मान लीजिए कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आ रही, उनको एक्स्ट्रा नीड है, इंडिविजुअल नीड है बाकी बच्चों से, यानी कि ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो टीचर क्या करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने कंफर्ट लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे, जैसे मान लीजिए आपने मेरा लेक्चर पढ़ा, कईयों को देखिए ये लेक्चर देखते साथ ही एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कई बच्चों को कंफर्ट लेवल अपना देखना